हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है 18 सितंबर को। अब ये क्यों मनाया गया है इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो विश्व जल निगरानी दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ जो विकासशील देश हैं वहाँ पे भी स्वच्छ और सुरक्षित जल की आपूर्ति करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच में जल संरक्षण का महत्व, साफ पीने योग्य जल का महत्व जैसे कई पानी से जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता लाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कितने सितंबर को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है 18 सितंबर को। तो देखिए 18 सितंबर से दो क्वेश्चन अब तक आपको आ चुके कि 18 सितंबर को जल निगरानी दिवस भी मनाया जाता है, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया जाता है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस इस साल पहली बार 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर बिना लैंगिक भेदभाव के समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन की दिशा में लंबे समय के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। समान काम के लिए बराबर वेतन न दिया जाना संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता और सभी प्रकार के भेदभावों के खिलाफ है, जिसमें खास तौर पर बात करें तो महिलाओं और लड़कियों के साथ ये भेदभाव शामिल है। विश्व के हर क्षेत्र में महिलाओं को समान काम के लिए कम वेतन दिया जाना एक सामान्य बात मानी जाती है। लगभग ऐसा है कि महिला और पुरुष के वेतन में 21% का डिफरेंस होता है। इन सबको बराबर करने के लिए ये समान वेतन दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को घोषित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता वाले कानून को पारित किया है और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। तो अभी न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को घोषित करने के लिए एक वित्तीय संस्था की आवश्यकता वाले कानून को पारित किया है। तो चलिए हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिमों को घोषित करने के लिए एक वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता वाला कानून पारित किया है। इसका मतलब यह है कि देश की सबसे बड़ी कंपनियां और बैंकों में से लगभग 200 को इस बात की सूचना देनी होगी कि चरम मौसम की घटनाओं या जलवायु नीतियों का उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कि जो जलवायु की नीतियाँ हैं या खराब मौसम है उसका उनके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये उन्हें बताना होगा। अब न्यूजीलैंड ने इसे पारित किया है तो न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड, यहाँ की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल हैं डैम पैट्सी रेड्डी, प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न, करेंसी है यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। और न्यूजीलैंड जो है वो कई द्वीपों के समूह से बना देश है। जैसे आप वेस्ट इंडीज को जानते हैं वो कई द्वीपों से बना है, इसी तरह से न्यूजीलैंड भी कई द्वीपों से बना एक देश है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में युद्ध की आशंका को मद्देनजर रखते हुए किस देश ने चीन के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए वैश्विक आह्वान किया है। तो अभी हाल ही में ताइवान ने युद्ध की आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए चीन के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए वैश्विक आह्वान किया है। ग्लोबली रूप से उसने आवाज उठाई है। तो अब ताइवान के बारे में देख लेते हैं। ताइवान की कैपिटल है ताइपे, राष्ट्रपति हैं साई इंग वेंग। चीन ने ताइवान को हमेशा से ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग हो गया है। चीन मानता रहा है कि भविष्य में ताइवान चीन का हिस्सा बन जाएगा, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। यहाँ की करेंसी की बात करें तो न्यू ताइवान डॉलर है। पहले इस पे चाइना का कब्जा था, लेकिन उसके बाद इस पे जापान ने चीन को युद्ध में हरा करके जापान ने कब्जा कर लिया था। बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की पराजय हुई तो फिर से इसे अमेरिका द्वारा चाइना का एक देश मान लिया गया। लेकिन हाल ही में ताइवान अपने आप को अलग देश
घोषित किया है और वहाँ की जो जनसंख्या है वो चीन से अलग होना चाहती है, जिसकी वजह से ताइवान और चीन के बीच काफ़ी ज़्यादा भेदभाव देखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में बैक्टीरिया जनित रोग ब्रूसेलोसिस से हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए हैं। तो अभी हाल ही में कोरोना रोग के जन्मदाता जो चाइना है, उसने अभी हाल ही में ब्रूसेलोसिस एक नई बीमारी दे दी है, जिससे हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए। चलिए हम इस बीमारी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको पहली बात बताऊं कि ये एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो मनुष्यों में पालतू जानवरों जैसे मवेशी, कुत्ते या सूअर आदि द्वारा इसका संचारण होता है। इन संक्रमित पशुओं का दूध पीने, मांस खाने या इनके स्रावों के संपर्क में आने से इसका संक्रमण होता है। रोग की तीव्रावस्था में ज्वर, पसीना, सुस्ती तथा शरीर में दर्द रहता है और कभी कभी यह महीनों तक जीर्ण के रूप में चलता रहता है। रोग द्वारा मृत्यु की संख्या तो वैसे बहुत अधिक नहीं है, किंतु रोग बहुत जल्दी दूर नहीं होता है। और राइट ने सन 1897 में ब्रूसेलोसिस रोग के समूहन परीक्षण का वर्णन किया था। इसे माल्ट रोग भी कहते हैं, माल्ट रोग। और ये याद रखिएगा, जो कोरोना है वो एक वायरस है, जबकि ये एक बैक्टीरिया है। अब चलिए चीन के बारे में देख लेते हैं। तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी और चीन ने अभी हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था, जो कि फरवरी तक मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा। और चीन ने अभी हाल ही में अपनी नई डिजिटल करेंसी DEEP अर्थात डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी लॉन्च की थी। इसके अलावा चीन अभी हाल ही में अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फ्रिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अरुंधति रॉय द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की ICICI होम फाइनेंस ने। इसके अंतर्गत 2 लाख से 50 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मुख्य तौर पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए प्रारंभ किया गया है। बात करें ICICI होम फाइनेंस के मुख्यालय की, तो वह मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची और इसके CEO हैं अनिरुद्ध कमानी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में जारी हुई ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी की गई, इसमें सिंगापुर शहर टॉप पर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा है हेलसिंकी और तीसरे पर रहा है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बात करें हैदराबाद की, तो ये इंडियन शहर में टॉप पर रहा है, जिसकी पोजीशन है 85। अब सिंगापुर की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है सिंगापुर नगर, राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन, प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग। स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इस इंडेक्स के बारे में और देख लेते हैं। तो यह इंडेक्स किसी भी शहर की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी तथा वहाँ की सोच के हिसाब से, वहाँ के जो रहते हैं लोग, उनकी सोच के हिसाब से उनके शहर कितने स्मार्ट हैं, इस आधार पर इन शहरों को रैंकिंग दी जाती है। भारत के अगर शीर्ष शहर की बात करें जो इस लिस्ट में है, तो हैदराबाद है 85वें पोजीशन पर, दिल्ली है 86 पोजीशन पे, मुंबई है 93rd पे और बेंगलुरु है 95 पे। तो आप भारत के भी इन शीर्ष 4 शहरों के बारे में जान लीजिएगा। और पहले नंबर पर है सिंगापुर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में स्वामी अग्निवेश जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका निधन हो गया। ये आर्य समाज के अग्रणी नेतृत्वकर्ता थे, साथ ही साथ एक अच्छे लेखक भी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रदेश में SSF अर्थात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं SSF के पास अब होगी। प्राइवेट कंपनियों की भी पेमेंट्स
देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकती हैं, अर्थात जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी कुछ पैसे दे करके ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की सेवाएं ले सकती हैं। यूपीएसएसएफ को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी शक्ति है बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की पावर। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पास निम्न शक्तियां होंगी। पहला है, यूपीएसएसएफ को स्पेशल पावर दी गई है, जिससे फोर्स के किसी भी सदस्य के पास अगर यह विश्वास करने के कारण है कि तलाशी वारंट इशू कराने में अभी समय लगेगा, तो और इस दरमियान जो अपराधी है वो भाग सकता है और अपराध के साक्ष्य मिटा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह उक्त अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। इतना ही नहीं, वह तत्काल उसकी संपत्ति व घर की तलाशी भी ले सकता है, लेकिन शर्त यही है कि एसएसएफ जवान को यह पूर्ण विश्वास हो कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहा है उसने अपराध किया है। अर्थात पूरी तरह से अगर उस पर विश्वास है कि वो अपराधी है तो वो उसकी तलाशी भी ले सकता है, उसे गिरफ्तार भी कर सकता है बिना वारंट के। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हर साल विश्व बांस दिवस कितने सितंबर को मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को ही विश्व बांस दिवस भी मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो बांस के फायदों के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने, रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की आधिकारिक घोषणा 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं वर्ल्ड बंबू कांग्रेस में की गई थी। इस बार के अगर थीम की बात करें तो है बंबू नाव। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो सतत विकास लक्ष्यों के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके बारे में बात करें तो इस बॉन्ड के जरिए मैक्सिको ने अब तक लगभग 250 मिलियन यूरो इकट्ठा किया है और 2027 में 1.603% की ब्याज दर से यह मैच्योर होगा। अब मैक्सिको के बारे में देख लेते हैं। तो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको शहर या मैक्सिको सिटी। राष्ट्रपति हैं फेलिप कॉल्ड्रॉन। यह उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है जो कि एक संघीय संवैधानिक गणतांत्रिक देश है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर के पश्चिम में स्थित है और इसके दक्षिण में कैरिबियन सागर है। बात करें मैक्सिको की खाड़ी की तो वो इसके पूर्व की ओर स्थित है और करेंसी है यहाँ की पेसो। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हो रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने देयर इज हेल्प नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में आप देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इन सब घटनाओं को रोकने के लिए ट्विटर ने देयर इज हेल्प नाम से एक पहल की शुरुआत की है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ट्विटर की स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इसके अध्यक्ष हैं डोर्सी और इसके सीईओ हैं इवान विलियम्स। यह माइक्रो ब्लॉगिंग और मोबाइल सोशल नेटवर्किंग की उद्योग पे काम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये वर्तमान में कृषि मंत्री हैं, इन्हें ये अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में इस आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक में आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है। अब कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। राज्यपाल है वजुभाई वाला। साक्षरता दर है 66.6%। 2011 की साक्षरता गणना के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 83% वहां हिंदू हैं, 11% मुस्लिम हैं तथा शेष जो वो अन्य धर्मों के लोग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में पंजाब के किसानों के प्रदर्शन के कारण किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हरसिमरत कौर बादल ने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो पिछला क्वेश्चन था कि नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में अभी खाद्य एवं प्रसंस्करण पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसके बारे में हम पहले डिटेल में देख लेते हैं। तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये हैं हरसिमरत कौर बादल और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्विटर पर उन्होंने इसकी सूचना दी। इसके पीछे उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों का हवाला दिया है। अब वो क्या नीतियां हैं? तो जिसके अनुसार किसान विरोधी नीतियां जो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में लागू की है
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और कानून के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। मुझे किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप में खड़े होने पर गर्व है। इससे पहले बात करें तो लोकसभा में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सांसद सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए कृषि विधेयकों का विरोध किया था। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। ये एकमात्र शिरोमणि अकाली दल की सांसद थी जो केंद्रीय मंत्री पद पर विद्यमान थी। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब चलिए हम पंजाब के बारे में पहले देख लेते हैं। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश भी इससे जुड़ा है, वो है जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस नाम से सरकार ने देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया है? तो अभी हाल ही में इन स्पेस नाम से सरकार ने देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की देखभाल के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।